हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्शन ऑफ सिलेंडर, बेलन का एंटन। स्टूडेंट, हम लोग बेलन के एंटन या टॉर्शन ऑफ सिलेंडर का सबसे पहले मतलब क्या है उसको समझे ध्यान से। जैसे ये आपके पास एक मार्कर है, इसका अपर एंड फिक्स कर लें और दूसरे एंड पे आप टेंजेंशियल फोर्स लगाएं तो इसकी शेप में चेंज आ जाएगा। ये एंड फिक्स कर लिया, इस एंड पे टेंजेंशियल फोर्स लगाना है जिससे इसका शेप जो है वो बदल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसका टॉर्शन ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, यानी बेलन का एंटन बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये तो ठीक है कि हम लोग एक एंड फिक्स करके दूसरे एंड पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, बट हमें इसका क्या यूज है, हमें इसको क्यों पढ़ना है? स्टूडेंट, हमें इसमें किसी बेलन को, किसी सिलेंडर को 1 डिग्री रोटेट करने पर उसके लिए कितना टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी एक्चुअल में हमें एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क फाइंड करना है, यानी बल आघूर्ण का एक व्यंजक ज्ञात करना है जिसमें हम लोग किसी भी थीटा के लिए, यानी हम उसको 1 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, 2 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं तो हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। समझ आ रही है बात? तो या आप सीधी सी बात बोलें, यानी आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। टॉर्क निकाल लिया तो फोर्स भी आ जाएगा, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बट आपको पता क्या होना चाहिए कि ये आपकी वायर कौन सी है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी कौन सी है। तभी आप क्या फाइंड कर सकते हैं, जो टॉर्क है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा, अब टॉर्शन ऑफ सिलेंडर को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग जो है एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं, उसमें कुछ पॉइंट हमें समझने पड़ेंगे तभी हम एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू को निकाल पाएंगे। यानी किसी सिलेंडर को 1 डिग्री रोटेट करना है तो हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी हम उसको फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग एक सिलेंडर एज्यूम कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस जो मान लीजिए स्टूडेंट वो स्मॉल आर एज्यूम कर लेते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस है, ओ डैश, ये क्या है? सेंट्रल एक्सिस। अब इसकी सरफेस पे यहाँ एक पॉइंट ए है, इसकी सरफेस पे यहाँ एक पॉइंट बी है। इसको मिला दो, सरफेस वाले जो ए और बी हैं इनको आपस में मिला दो, ये आपकी ए बी लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब आपका ए, जब आप क्या करेंगे, अपर एंड फिक्स करेंगे, लोअर एंड पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाना है समझ में आ गया? इस तरीके से फोर्स लगाना है। लोअर एंड पे फोर्स लगाएंगे, जो पॉइंट ए है वो तो स्टेबल रहेगा, बट पॉइंट बी जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा स्टूडेंट? बी डैश पे, न्यू पोजीशन बी डैश पे पहुँच जाएगा। ये बी था, ये कहाँ पहुँच गया है? बी डैश में। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट हमें समझने हैं। एक समझना है टॉर्शन ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बेलन का जो टॉर्शन एंगल यानी कि एंटन कोण कितना है। ये जो एंगल होता है स्टूडेंट, ये वाला एंगल, ये टॉर्शन एंगल होता है, और जो ये वाला एंगल होता है इसको बोलते हैं शेयरिंग है। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीज़ें सबसे पहले हमें समझ में आएंगी, तभी हमें एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क समझ में आएगा। तो यहाँ मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, टॉर्शन एंगल, एंटन कोण। अब ये कोण कौन से होते हैं? एंटन कोण, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोण कौन से होते हैं, ये एंगल कौन से होते हैं? देखो, जिस आप इनको कौन से एंगल बोलेंगे? जिस एंगल से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहे हैं, यानी आपने जो इसके अपर एंड को फिक्स करा है, दूसरे एंड पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, इससे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन से? ये वाले, ये किस एंगल से रोटेट कर गए? यानी जैसे पॉइंट बी था वो यहाँ, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले यहाँ था, वो यहाँ से यहाँ आया। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रोटेट करा है, इसका मतलब उतना ही ये वाला एंगल ज़्यादा हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितने ज़्यादा रोटेट करेंगे उतना ये एंगल ज़्यादा होएगा। तो जिस एंगल से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घूर्णन कर रहे हैं उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटन कोण या टॉर्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रह जाएगा। ठीक है, एंगल बाय विच जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रोटेट्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बाय विच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रोटेट्स। उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्शन है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है शीरिंग एंगल, फाई, इसको बोलते हैं स्टूडेंट अपरूपण कोण। अब शीरिंग एंगल कौन सा है वो समझ ले। शीरिंग एंगल मतलब जिससे इसकी शेप में चेंज आ रहा है। देखो यहाँ जो शेप थी ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ऐसे, अब ये इसकी सरफेस पे लाइन थी, बी यहाँ से पहुँच गया यहाँ, तो इसकी शेप जो थी वो ऐसे मुड़ गया है, मुड़ने से इसकी शेप चेंज हो रही है। तो ए बी लाइन पहले यहाँ थी, फिर वो यहाँ पहुँची है, यहाँ पहुँच गई, तो जिस एंगल से उसकी शेप चेंज हुई है यानी जो पोजीशन यहाँ थी वो यहाँ से यहाँ आएगा। तो याद करिए मैंने शेयरिंग स्ट्रेन पहले आपको समझाया था, शेयरिंग स्ट्रेन आपके दिमाग में होना चाहिए। शेयरिंग स्ट्रेन होता है कि बॉडी कि जिस एंगल से बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, तो ये वो वाला एंगल है जिससे बॉडी के शेप चेंज हो रही है, उसकी शेप में चेंज आ रहा है, तो उस एंगल को उसका शेयरिंग एंगल या शेयरिंग स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एंगल बाय विच शेप ऑफ बॉडी इज चेंज्ड। ठीक है, एंगल बाय विच शेप ऑफ बॉडी इज चेंज्ड is called shearing एंगल या अपरूपण, यानी वो कोण जिसके द्वारा उसके अंदर विकृति आ रही है यानी उसकी शेप में आकृति में परिवर्तन आ रहा है, तो वो उसका शेयरिंग एंगल हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगी। इसको शेयरिंग स्ट्रेन बोल दीजिए या शेयरिंग एंगल बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम फाइंड करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ torque, expression of torque for cylinder for torsion of cylinder at an angle theta, for torsion of cylinder लिखेंगे, torsion of cylinder by an angle theta, यानी किसी सिलेंडर में थीटा एंगल के का टॉर्शन फाइंड करने के लिए हमें उसको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा ये हमें समझना है। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे सर ये करेंगे कैसे, हम ये कैसे पॉसिबल है? तो तरीका बता रहा हूँ, इसका ये एंड फिक्स कर दें। ठीक है, फिक्स करने का मतलब जैसे यहाँ नट लगा दें सारे, तो ये नहीं हिलेगा, ये फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक पुली लगा दें। पुली का मतलब समझ रहे हो, यानी उसमें बीच में होल होगा, वो यहाँ ऊपर फिक्स हो जाएगी, उसके ऊपर क्या होएगी, आप थ्रेड लपेट सकते हैं। तो ये थ्रेड आप उसके ऊपर लपेटोगे, उसके बाद थ्रेड यहाँ आ जाएगा, यहाँ हैंगर रख सकते हो। हैंगर रखने से ये पुली ऐसे हैंगर रखोगे, हैंगर के ऊपर वेट रखोगे, वेट रखने से वेट जैसे नीचे जाएगा तो पुली ऐसे चल जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। अब टेंजेंशियल फोर्स लगने से स्टूडेंट इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये ध्यान में रख लीजिएगा बात। ठीक है, इसकी शेप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। तो ये थीटा एंगल रोटेट हो जाएगा, टॉर्शन एंगल थीटा आ गया। तो
थीटा कितना है, यानी जैसे मुझे 1 डिग्री रोटेट करना है तो मुझे यहाँ से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये मुझे समझना है। ये फोर्स समझने का मतलब मुझे यहाँ से ही समझना है कितना, क्योंकि मैं इसको घुमा रहा हूँ तो मुझे कितना टॉर्क लगाना पड़ रहा है ये मुझे समझना है। यानी मुझे इसको 1 डिग्री रोटेट करना है तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, 2 डिग्री रोटेट करना है तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में मुझे यही निकालना है कि टो इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालना है। मतलब वहाँ आप सिर्फ थीटा की वैल्यू रखें और आपके पास टो का यानी टॉर्क का यानी बल आघूर्ण का मान आ जाए, तो वो आप एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक सिलेंडर ले रहे हैं जिसकी रेडियस आर है, इसी तरीके का वो सिलेंडर है, बट ये ध्यान रखें ये सॉलिड सिलेंडर है, यानी ठोस बेलन है, अंदर से खाली नहीं है। सॉलिड सिलेंडर के लिए ये एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। अब ये चीज़ फाइंड करने के लिए ये थोड़ा सा इसको फाइंड कर थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम इसको टॉर्क निकालना चाहते हैं थीटा एंगल पे रोटेट करने के लिए हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, अगर हमें ये निकालना है तो हम लोग इसको कैसे एज्यूम कर सकते हैं। हम ये एज्यूम कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये लार्ज नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल शेल से मिलकर बना है। अच्छा, अब आप पूछेंगे ये किस तरीके से। देखो यहाँ ये सिलेंडर है, हमारे पास ये सिलेंडर है। अब ये सबसे बाहर वाली शेल हो सकती है, पूरा सिलेंडर बाहर वाली शेल, फिर उसके अंदर वाली शेल हो सकती है इस तरीके से, ये उसके अंदर होएगी, फिर उसके अंदर और हो सकती है, फिर उसके अंदर और हो सकती है, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। तो इस तरीके से ये लार्ज नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल शेल यानी असंख्य बेलनाकार कोशों से मिलकर बना मान सकते हैं। जब भी किसी सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है, ठोस बेलन की बात हो रही है, तो ये असंख्य बेलनाकार कोशों से मिलकर बना माना जा सकता है। इतनी आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए, तो स्टूडेंट हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम जो सिलेंडर एज्यूम कर रहे हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल शेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेट अस एज्यूम। अच्छा, अब इसमें चलो ये लिख लीजिएगा, लेट अस एज्यूम एनी सिलेंडर विद रेडियस आर। माना एक बेलन की कल्पना करी है जिसका त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है। अब क्या बात आपसे बोल रहा हूं, हम लोगों को जो सिलेंडर, ये जो आपको मैं सिलेंडर दिखा रहा हूँ इसका रेडियस, यानी ये जो हमारा सिलेंडर हमने एज्यूम करा है इसका रेडियस 0 से r है। अब इसके अंदर हम लोग किसी एक सिलिंड्रिकल शेल को लेंगे जिसका रेडियस तो x है, जिसका त्रिज्या x है, और उसकी थिकनेस ध्यान दीजिएगा, जिसकी आंतरिक त्रिज्या x है और बाह्य त्रिज्या x प्लस dx है। समझ रहे हो बात? इसके बीच में इस तरीके से, इसके बीच में इस तरीके से हमें क्या एज्यूम करनी है, एक सिलिंड्रिकल शेल एज्यूम करनी है। क्लियर हो रहा है किस तरीके से? यहाँ थोड़ा और समझ लीजिए। यहाँ देखिए, हम लोग जो सिलेंडर एज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट, इस तरीके से वो सिलेंडर हमारा 0 से r रेडियस का है। अब ये बहुत सारी सिलिंड्रिकल शेल से मिलकर बना हो सकता है। इसकी रेडियस जो होगी वो कितनी होगी, स्मॉल r। अब इसके अंदर हम लोग एक सिलिंड्रिकल शेल ले रहे हैं, बेलनाकार कोश ले रहे हैं जिसकी त्रिज्या है x, आंतरिक त्रिज्या, और बाह्य त्रिज्या है x प्लस dx। कितनी है? x प्लस dx। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है स्टूडेंट, ओ डैश, मैं नीचे मिला देता हूँ, ये ओ डैश। ठीक है, ओ डैश, ये इसका एक्सिस है। अब आपको समझ में आ रहा है? ये हमने सिलिंड्रिकल शेल मान ली है बीच में, क्योंकि मैं इसको लाइन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये अंदर से खाली नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको। जब ये अंदर से खाली नहीं है तो स्टूडेंट आप कैसे समझ सकते हैं इसको, यानी ये रिंग है एक्चुअल में, अंदर से रिंग सबने देखी जिससे हम लोग खेलते हैं, ये उसकी थिकनेस होती है और ये इसकी रीड, यानी अगर मैं ये वाली सिलिंड्रिकल शेल बोल रहा हूँ
जिसमें पहला सिलेंडर होगा, उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर होगा। तो ये x रेडियस का इनर सिलेंडर है। उसके बाद उसके जो ऐसी सिलिंड्रिकल शेल है, बेलनाकार कोश है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या x है और बाह्य त्रिज्या x प्लस डी एक्स है, यानी ये हमारा x है, ठीक है। और बाह्य त्रिज्या कितनी है, x प्लस डी एक्स। तो ये ध्यान रखना है, ये आपकी कितनी है, x प्लस डी एक्स। इस ओरिजिन से लेकर बाहर तक कितनी है, x प्लस डी एक्स। तो यहाँ ये जो थिकनेस है ये कितनी रह जाएगी, ये थिकनेस कितनी रह जाएगी, ये वाली वैल्यू रह जाएगी हमारी dx। समझ में आ रही होगी बात आपको। अच्छा, अब आप थोड़ी सी बात समझें। अब ये जो है अंदर से खाली नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं इसकी सरफेस पे। ये ओरिजिन था, उसको यहाँ मिलाया, ये A पॉइंट है, ठीक है, और ये जो दूसरा पॉइंट है वो B है। अब थोड़ा सा डायग्राम को दिमाग में वापस बिठाइए। सबसे बाहर R रेडियस का सिलेंडर है, क्लियर हो रहा है। उसके अंदर है जो उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस स्मॉल x वाली है, और स्मॉल x मतलब पूरा सिलेंडर है, स्मॉल x वाला रेडियस वाला। उसके बाद स्मॉल x प्लस डी एक्स का पूरा सिलेंडर है। अब उसके अंदर dx थिकनेस की हमारे पास जो सिलेंड्रिकल शेल है, यानी उसकी मोटाई जो बन जाएगी, थिकनेस जो बन जाएगी, वो dx बन जाएगी। यानी अब आप इसको क्या बोलोगे, ये ऐसी सिलेंड्रिकल शेल है जिसकी रेडियस तो x है, क्योंकि ये इसकी थिकनेस बन जाती है, अंदर से ये खाली नहीं है। अगर ये होलो होता तो आप ऐसा बोलते कि इसकी इनर रेडियस x है, आउटर रेडियस x प्लस डी एक्स है। लेकिन जब ये अंदर से खाली नहीं है तो आप कैसे बोलोगे इसको कि ये ऐसी सिलेंड्रिकल शेल है, ऐसा बेलनाकार कोश है जिसकी रेडियस तो x है, लेकिन जो थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है, वो dx। क्लियर हो गया। हम लोग सिर्फ इस सिलेंडर के लिए, यानी ऐसी सिलेंडर एज्यूम करके इसको थीटा डिग्री तक रोटेट करना है, इसका अपर एंड फिक्स करना है, लोअर एंड पे टेंजेंशियल फोर्स लगाना है। तो लोअर एंड पे हमें टेंजेंशियल फोर्स लगाना है, अपर एंड को फिक्स करके। तो इसकी शेप में हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। अपर एंड फिक्स करके लोअर एंड को थीटा डिग्री घुमाने के लिए हमें कितना टॉर्क बाहर से लगाना पड़ेगा, वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें एक्सप्रेशन ऑफ करेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे। हम एक dx थिकनेस के, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बात समझ आ जाएगी आपको। dx थिकनेस के सिलेंडर को रोटेट करने के लिए, थीटा डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, dx थिकनेस वाले सिलेंडर को थीटा डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये आएगा। यानी हमारे पास टॉर्क आएगा dx थिकनेस के वाले सिलेंडर के लिए। अच्छा, अब हमें हमारा dx कहाँ तक जाएगा, dx तो ये वाली है, इतनी है, तो ये 0 से लेकर r तक जाएगी, क्योंकि सारे सिलेंडर आ जाएंगे ना उसमें 0, क्योंकि अगर आप dx ले रहे हो, dx का मतलब है ये पूरा, ऐसा पूरा आएगा, ठीक है। फिर आप dx को अगर 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे, देखो माइनस r से प्लस r नहीं करेंगे, क्योंकि dx का मतलब है ये पूरा रीजन आ जाना, यानी इधर से भी आ जाएगा, उधर से भी आ जाएगा, तो dx ये पूरा आएगा, ऐसे पूरा आएगा। समझ में आ रहा है। तो dx थिकनेस के लिए हमारे पास कितना टॉर्क आएगा, ये आ जाएगा। फिर उसको 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पूरे सिलेंडर के लिए टॉर्क आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब dx थिकनेस के सिलेंडर को रोटेट करने के लिए हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा ये फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एनी cylindrical shell with radius x, with inner radius, with radius x and thickness dx।